नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की वर्णमाला। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को जानने के लिए, पढ़ने और समझने के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है वर्णमाला की। तो वर्ण विन्यास के अंतर्गत आज हम सबसे पहले वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत यह सभी वर्ण आते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण वह जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो जैसे एक वर्ण है उ, यह एक अकेला वर्ण है। इन सब वर्णों को जब हम एक जगह पर यथोचित क्रम में समाहित कर देते हैं तो हम इसे वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला के अंतर्गत सबसे पहला जो वर्ण है यहाँ पर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह। यह उच्चारण के आधार पर हम इन्हें उच्चारित करते हैं और नहीं तो आप स्मृति के अनुरूप अर्थात इनकी पहचान के अनुरूप इन्हें कैसे याद किया जाए, किस प्रकार से इनके पहचान को बनाया जाए, तो पहचान चिन्हों के साथ में भी हम इन्हें पुकारते हैं। जैसे अ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, उ उल्लू का, ओ ऊन का, री ऋषि का, ए एड़ी का, ऐ ऐनक का, ओ औखली का, औ औरत का, अंगूर का और अह। इसके बाद में वर्णमाला के अंतर्गत अगला वर्ण आता है क, ख, ग, घ, ण। क कबूतर का, ख खरगोश का, ग गमले का, घ घड़ी का और ण। च, छ, ज, झ, न्य। यहाँ पर हम च मतलब चरखे का या चम्मच का, छ छाते का, ज जहाज का या जलेबी का भी कह सकते हैं आप, और झ झंडे का, अ न्य। फिर ट, ठ, ड, ढ, ण। ट टमाटर का, ठ ठठेरे का, ड डमरू का, ढ ढक्कन का, ण। यहाँ पर देखिए मैंने दो वर्ण यहाँ कोष्टक में मैंने लिखे हुए हैं। इनके नीचे जो है बिंदु लगी हुई है, इन्हें हम विशेष व्यंजन कहते हैं। इसकी चर्चा हम आगे जब व्यंजन पढ़ेंगे तब करेंगे, लेकिन वर्णमाला के अंतर्गत ये भी लिखे हुए होते हैं। जहाँ बिंदु नहीं लगी हुई होती हैं वे यहाँ पंक्ति के अंतर्गत ट वर्ग में लिखे हुए होते हैं, और उसके सामने कोष्टक के अंतर्गत यह जो दो वर्ण है जिसमें बिंदी लगी हुई होती है यह लिखी हुई होती है। इसे हम विशेष व्यंजन नाम से पुकारते हैं। इनमें सिर्फ एक बिंदु मात्र का ही अंतर है। आगे देखते हैं त, थ, द, ध, न। त तरबूज का, थ थर्मस का, द दवात का, ध धनुष का और ये न नल का। प, फ, ब, भ, म। प पतंग का, फ फल का, ब बकरी का, भ भालू का, म मछली का। फिर य, र, ल, व, श। य यज्ञ का, र रस्सी का, ल लड्डू का, व वन का, श शलगम का या श शक्कर का। श, स, ह, श, त्र, य। तो श षटकोण का, स सरोते का, ह हल का, श छतरी का, त्र त्रिशूल का और अंतिम वर्ण है ज्ञानी का। तो इस प्रकार से लेकर अ से लेकर य तक के वर्ण वर्णमाला में लिखे जाते हैं और यही हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला के इसी वर्ण लेखन और वर्ण उच्चारण से हिंदी भाषा निर्धारित होती है या हिंदी भाषा सीखी जा सकती है। अब यह जो तमाम वर्ण हमने यहाँ पर पढ़े और इनको हमने उच्चारित किया, इन्हें विभिन्न भागों में या अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो किस प्रकार से इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है उसी की बात अब हम करने वाले हैं। तो इस वर्णमाला के अंतर्गत जो वर्ण लिखे हैं आ से लेके औ तक के,
इन्हें हम स्वर कहते हैं। अब हम इन्हें स्वर कहते हैं, तो स्वर होते क्या हैं, स्वर कैसे होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती हो उन्हें हम स्वर कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि स्वर को उच्चारित करते समय हमारे मुख में हवा रुकती नहीं है, कोई रुकावट नहीं होती और बिना रुकावट के वर्ण मुख से बाहर निकल जाते हैं। इन स्वरों को अर्थात आ से लेके औ तक के जो स्वर हैं, इन स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर और उसके बाद में आता है पुलुप्त स्वर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, था जो बहुत जल्दी बहुत कम समय में हम बोल देते हैं। जो ऐसे वर्ण हैं जो ह्रस्व स्वर है वे वर्णमाला के अंतर्गत 4 हैं। ये 4 वर्ण है, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और र ऋषि का। इसे हम पुकारेंगे अ, ई, उ और री। अब आप ध्यान दीजिए कि यह जो छोटा वर्ण है, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये चारों ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जिन स्वरों को उच्चारित करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात ह्रस्व स्वरों को बोलने में जितना समय लगा था उससे दुगना समय इन वर्णों को बोलने में लगता है, अर्थात दीर्घ स्वरों को बोलने में लगता है। इनकी संख्या 7 होती है। अब इन 7 संख्याओं को हम देखेंगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। बचे हुए अर्थात जो छोटे हैं, यहाँ देखिए हम इनको बोलते समय हम ध्यान रखेंगे, जब कहा हमने अ, लेकिन बड़ा आ बोलते समय हम बोल रहे हैं आ, अर्थात यह दीर्घ स्वर है जिसमें हमारा मुख भी थोड़ा अधिक खुलता है। तो इस प्रकार से जो बचे हुए वर्ण हैं जो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत मैंने जो है अंकित नहीं कर रखे हैं, यह सब दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम आ गए। इसके बाद में अम और अह की यदि हम बात करें तो अम और अह, अम अनुस्वार है और अह को हम विसर्ग कहते हैं। अर्थात यह अनुस्वार के रूप में इस प्रकार एक बिंदु के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसका नाम अनुस्वार है और इसका नाम विसर्ग है। यह 2 बिंदु के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद में हम फिर आते हैं स्वरों पे। स्वर के एक प्रकार में हमने पढ़ा, सबसे पहले ह्रस्व स्वर, उसके बाद में नंबर 2 दीर्घ स्वर, अंतिम स्वर जो है तीसरा स्वर वह है पुलुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय अर्थात 3 गुना समय लगता है उसे हम पुलुप्त स्वर कहते हैं। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि पुलुप्त स्वर का प्रयोग हिंदी भाषा में न के बराबर किया जाता है, अर्थात सिर्फ उच्चारण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका लेखन के रूप में वर्तमान समय में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए अधिकांश पुस्तकों में आप देखेंगे कि आपको बताया जाएगा कि स्वर के 2 ही भेद होते हैं, पहला दीर्घ स्वर और दूसरा माफी चाहूंगी मैं, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। पुलुप्त स्वर का विवरण अनेक पुस्तकों में हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन स्वर के 3 भेदों के अंतर्गत हम पुलुप्त स्वर को पहले से देखते आ रहे हैं। इसका वर्तमान प्रचलन जो है न के बराबर होता है, इसलिए कई पाठ्य पुस्तकों में इसकी गणना किया जाना बंद किया जा चुका है, लेकिन यह होता अवश्य है। आपने जो है इसके उदाहरण के रूप में यदि हम देखें आखिर ये कौन सा होता है, हमने स्वरों के अंतर्गत देखिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा हुआ है। आ से अ तक हम चले हुए थे, कुछ ह्रस्व स्वर हो गए और कुछ दीर्घ स्वर हो गए। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पर अनुस्वार हो गया और यहाँ पर विसर्ग हो गया। तो पुलुप्त स्वर का उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। आपने ओम कई बार सुना होगा, इस प्रकार से ओम लिखा जाता है। यह पुलुप्त स्वर है। यह का तात्पर्य यह ए जैसा दिखाई देने वाला जो चिन्ह है, इसे हम अ पुकारते
हैं। इसका प्रयोग आप संस्कृत में अधिकांशतः देखेंगे और संस्कृत भाषा के अंतर्गत भी इसे अ कहकर ही पुकारा जाता है। यही वह स्वर है जिसे पुलुत्त स्वर कहा जाता है। लेखन में इसका प्रयोग हिंदी भाषा में वर्तमान समय में नहीं किया जाता है, लेकिन ओम शब्द का उच्चारण वर्तमान समय में भी हिंदी भाषा में किया जाता है। तो यह तिगुना समय लेता है। ओम जब हम कह रहे हैं अ वहां पर आ रहा है तो यह पुलुत्त स्वर है। तो इस प्रकार से यह स्वर के 3 भेद होते हैं। 3 भेद के बाद में अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन जिस प्रकार से हमने स्वर की परिभाषा देखी थी, अब हम व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण के साथ में मुंह से जो है हवा बाहर आती है। क्षमा कीजिएगा, मैं यहाँ हवा लिखना भूल गई हूँ। हवा बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हमने स्वरों की परिभाषा का उल्लेख किया था उस समय पर हमने कहा था कि जो स्वर हैं वो बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो व्यंजन है उन व्यंजन के उच्चारण में हमारे मुख में घर्षण होता है, और घर्षण अर्थात हल्की सी रुकावट ही हुई तो इस घर्षण के साथ में हवा मुख से बाहर निकलती है तो हम उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को भी 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। अब चूंकि नाम स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, किसी वस्तु को टच करना। तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कंठ के जो है किसी भी अन्य हिस्से से रुकावट के साथ में अर्थात किसी प्रकार से कंठ के आंतरिक विभिन्न प्रकार के जो हिस्से हैं उनको छूती है अर्थात स्पर्श करती है, और स्पर्श करके फिर बाहर निकलती है तो हम उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब गौर कीजिए कि जब हमने यहाँ पर वर्णमाला लिखी हुई थी तो वर्णमाला के अंतर्गत हमने यहाँ पर हलंत नहीं लगाया है। हमने यह सभी जो है वर्णमाला के जो वर्ण हैं, चूंकि हम ये वर्ण लिख रहे हैं इसलिए हमने इन्हें वर्ण के रूप में ही लिखा, इसमें हलंत नहीं लगाया। लेकिन जब हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वह 27 होती है, 27। लेकिन विभिन्न स्थानों पर आप कई पाठ्य पुस्तकों में लिखा हुआ भी देखेंगे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, 25। उन 25 की जो गिनती है वह इसलिए की जाती है कि अनेक स्थानों पर जो विशेष व्यंजन है या 2 जो बिंदु वाले वर्ण हैं, यह वर्णमाला के अंतर्गत बिना बिंदु के जो यदि गिनती की जाएगी तो इन गिनती के साथ में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होगी। लेकिन जब इन दोनों को भी जोड़ लिया जाएगा तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होगी। तो क से लेकर प वर्ग तक म तक के स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों को जब मैंने यहाँ लिखा है तो देखिए क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ भ ब म। इन स्पर्श व्यंजनों को लिखते समय मैंने व्यंजन के रूप में ही लिखा हुआ है अर्थात यहाँ मैंने हलंत लगाया हुआ है, इन्हें स्वर रहित लिखा हुआ है। किसी भी व्यंजन को स्वर के बगैर लिखने के लिए उसमें हलंत लगाना अनिवार्य होता है। व्यंजन स्वर की सहायता के बगैर बोले नहीं जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने व्यंजन ही लिखे हुए, यहाँ मैंने वर्णमाला लिखी थी तो हलंत का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जब मैं वर्णमाला के भेद कर रही हूँ, उसका विभाजन कर रही हूँ, तो व्यंजन लिखते समय मैंने यहाँ पर प्रत्येक व्यंजन के साथ में उसे स्वर रहित लिखने के लिए हलंत लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से यह स्पर्श व्यंजन है। व्यंजन के बाद में व्यंजन का दूसरा भेद है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ का जो अर्थ होता है वह होता है स्वर और व्यंजन के मध्य में अर्थात बीच में। तो अंतःस्थ व्यंजन जो है उनका जो उच्चारण स्थान होता है वह जीभ, तालु और दांत और होठ के निकट आने से अर्थात मुख के इन अंगों के समीप आने से, पास आने से होता है, इसीलिए इनका नाम अंतःस्थ है। यह अंतःस्थ जो व्यंजन है वह 4 होते हैं, य, र, ल, व। य के का, र रस्सी का, ल लड्डू का और व वन का। यह जो चारों वर्ण है
वह अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन की यदि हम बात करें तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आता है। प वर्ग का अंतिम वर्ण होता है म। म के बाद में जो अगली पंक्ति वर्णमाला की होती है वह होती है य, र, ल, व, श। इन पांचों वर्ण में से केवल 4 वर्ण य, र, ल और व, यह 4 वर्ण अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन के बाद में व्यंजन का जो अगला भेद है वह उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन के अंतर्गत जब हम उच्चारण करते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं तो जो हवा है हमारे मुख की वह किसी स्थान पर रगड़ खाती है, अर्थात उसका जो घर्षण है वह घर्षण होता है और घर्षण के साथ में हमारे मुख में हल्की सी उष्मा निकलती है। इसी कारण से इन व्यंजनों का नाम उष्म व्यंजन है। यह उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। जब हमने य, र, ल, व की बात की तो यह 4 वर्ण यहाँ से यहाँ तक के स्पर्श व्यंजन हुए। अगले 4 वर्ण य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन हुए। उसके बाद अगले 4 वर्ण जिनको उच्चारण के समय में उष्मा प्राप्त होती है या जिनका उच्चारण करने से उष्मा प्राप्त होती है वे अगले 4 वर्ण श शलगम का, श षट्कोण का, स सरोते का और ह हल का। श, श, स और ह, यह जो 4 वर्ण है यह 4 वर्ण उष्म व्यंजन कहे जाते हैं। इन व्यंजनों के प्रकार में चौथा प्रकार जो है वह है आगत व्यंजन। आगत का अर्थ पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जैसे कि आया हुआ होता है। तो इसी प्रकार से अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उन शब्दों को जो है उच्चारण करने के लिए, उन्हें उच्चारित करने के लिए ज और फ, यह जो 2 वर्ण हैं इन वर्णों के अंतर्गत यही वर्ण, देखिए ये ज लिखा हुआ है और ये फ लिखा हुआ है, यह वर्णमाला के अंतर्गत है। हिंदी भाषा के शब्द हम जब बोलेंगे तो हम कहते हैं जहाज का, तो हमने जहाज शब्द का प्रयोग किया बिना नुक्ता के। और वहीं फल का, अब फल का कहा, जहाज का कहा तो बिना बिंदु के हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने के लिए, उच्चारण करने के लिए हम इसमें बिंदु लगा देते हैं। ज और फ दोनों के बीच में नीचे बिंदु लगा हुआ है, अर्थात इस बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं। और इनका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों को, अरबी भाषा का शब्दों को और अन्य भाषा के शब्दों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। चूंकि ये अन्य भाषा देशों से आई हुई भाषा है, इसीलिए इन 2 व्यंजनों का प्रयोग नुक्ता के साथ में हम आगत भाषा के लिए करते हैं। तो आगत व्यंजन में केवल 2 ही व्यंजन हैं, ज और फ, इनका प्रयोग हम करेंगे तो जिसे हम कहेंगे ज और फ। अब रफू कहा तो हमारे जीवा के अंतर्गत से नुक्ता का उच्चारण होगा। ठीक उसी प्रकार से ज के लिए अंग्रेजी, जब सी कहा तो हमारे जीवा नीचे के दबाव के साथ में नुक्ता को उच्चारित करेंगी। तो विभिन्न पुस्तकों के अंतर्गत व्यंजनों के 3 भेद बताए गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। और इन्हीं व्यंजनों के आधार पर उनकी गणना भी की गई है। लेकिन वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा के और विभिन्न अन्य भाषाओं के अनेकों शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाने से इन 2 आगत व्यंजनों का भी विवरण दिया जाने लगा है। इसी आधार पर यहाँ हमने व्यंजनों को 4 भागों में बांटा है। तो इस प्रकार से यह इस वर्णमाला का विभाजन था। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह विभाजन अच्छे से समझ में आया होगा और आपने समझा होगा कि स्वर और व्यंजन किस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं, उनके कितने प्रकार हैं और क्या क्या उनकी संख्या है। इसके बाद में हम इनका जो उच्चारण स्थान है वह अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।